अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद पांडे। पाकपतन टीवी पे प्रोग्राम ऑन द टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक नई नशिस्त और मुनफरिद नशिस्त के साथ हाजिर हैं, क्योंकि आज खान फारूक साहब को हमने पकड़ा है काफी अरसे के बाद। तकरीबन 3-4 महीने की इनकी गैर हाजिरी है। तो आज हम जो है वो सारी इंशाल्लाह ताला पूरी कर लेंगे एक ही नशिस्त में। तो अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, रोज़े बहुत कैसे गुजर मेहरबानी रहे सर, हैं? बहुत शुक्रिया। बड़ा मिस किया सर मैंने आपकी महफिल को। शुक्रिया। और दरमियान में कोशिश की, पर रमजान शरीफ की वजह से थोड़ा हाँ सा जी, एनर्जी लो हो जाती है थोड़ी सी। तरतीब भी नहीं बन पा रही थी। दूसरा ये ना, रमजान में एनर्जी काफी लो जी, होती है, तो बस बस आप लोगों का भी स्केड्यूल मेरे ख्याल है रमजान की वजह से जो है ना नाइट में शिफ्ट हो जाता है ज्यादा। बिल्कुल। असल में कुछ, हाँ जी ऐसी है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ चीजें चल रही हैं, ट्रांसमिशन चल रही हैं, तो वो सारी चीजें मिल मिला के बस वो चल रहा है। ये 1 महीने का जरा एक होता है बबरकत, जी तो बिल्कुल। ऐसे ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक तो 2-3 दिन पहले बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि एलन मस्क जो थे, जो टेस्ला के नाम एक गाड़ियों की कंपनी और एक वो है, उसके हवाले से मशहूर थे और दुनिया के जो है वो अमीर तरीन लोगों में शुमार हो रहा था। उन्होंने ट्विटर परचेज कर लिया $44 बिलियन के हवाले से। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ एक खबर एक और भी है इसके हवाले से कि उन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक को या वर्ल्ड को जो एक प्लान दिया था कि प्रपोज करने के लिए, आप मुझे प्रपोज करके दें कि हम जो भूख है उसको कैसे खत्म करेंगे। और वो कहते हैं कि उन्होंने उनको जो है वो तकरीबन चूना लगाया, $6 बिलियन का उनको लिख के दिया कि ये इस तरह है और भूख अफलास को हम खत्म कर सकते हैं $6 बिलियन के अंदर। लेकिन उन्होंने वो प्रायोरिटी पे $6 बिलियन नहीं रखे और $44 बिलियन की ट्विटर स्पेस खरीद ली। ट्विटर का पूरा जो एक सिस्टम है ये पूरा, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का अहम दौरा है सऊदी अरब का। $7 अरब का गालबन पैकेज की बात हो रही है कि वहां पर डिस्कशन होगी और कुछ रियायत या कुछ मामला पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। आज एक और वाकया भी पेश आया मस्जिद नबवी के अंदर। बहुत से लोग उसको कंडेम भी कर रहे हैं, जो बहुत से लोग हैं वो उसको जो है वो सही भी कह रहे हैं। मिला जुला से उसके ऊपर रद्दमल आ रहा है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और बड़ी एक अहम चीज ये है सॉरी माजरत के साथ बड़ी अहम चीज एक ये भी है कि इमरान खान साहब ने आज 27वीं की शब थी जो कि अभी चल रही है, तो इमरान खान साहब ने जो है वो शब दुआ करवाई। मौलाना तारिक जमील ने उसमें जो है वो दुआए खैर करवाई। इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी सर, ट्विटर के हवाले से सबसे पहले तो आप बताइएगा कि क्या मामला हुआ। जी सर, ये ट्विटर जो है ये इसको थोड़ा सा अगर तमहीदी इसके बारे में गुफ्तगू कर ली जाए हमारे प्यारे देखने वालों को, समझने सोचने वालों को, बड़ा बड़ा जहन सर आपको पता है हमारे यहाँ भी मौजूद है। ट्विटर जो है बेसिकली ये ट्वीट जो लफ्ज है, ट्वीट जो होता है, ये बुलबुल का जो चहचहाना जो है उसके लिए ये लफ्ज ट्वीट यूज होता है। और वो जो बुलबुल है वो अक्सर फारसी कलाम में भी मौलवी रूमी जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह और इससे भी बड़े बड़े शोरा जो थे उनके कलाम में बुलबुल जो है उसको एक किस्म का पैगाम्बर कहते हैं कि मैसेंजर जिस तरह से होता है। और वो अपनी कैद और कफस की जिंदगी के अंदर से जो मुशाहिदात करती है उसके हवाले से बात थी। तो उस तमसील पर चंद लोगों ने ये वेबसाइट शुरू की और इसका अनोखा ये था कि मुख्तसर और जामे कलाम के अंदर बात पहुंचानी है। मगर उसमें एक कमाल ये था कि इंटरनेट के अंदर ये था कि ऐसे कोई बड़ा आदमी है, आप उसको टेलीफोन नहीं कर सकते, वो फोन नहीं उठाता, तो आप उसको ट्वीट कर दें तो वो उसको 2 मिनट में मिल जाएगा। पीछे उसके उन्होंने गेम थ्योरी लगा दी थी कि मेरे ट्वीट को कितने लोगों ने देखा, कितनों ने पढ़ा, कितनों ने समझा, कितनों ने आगे उसकी तरसील कर दी, इबलाग कर दिया, नशर कर दिया। ये सारी गेम जो है एक नशा बन के तो दुनिया जान के पूरी खबरों के हवाले से खास तौर पे जंगल की आग की तरह फैलने वाली खबरों का एक प्लेटफॉर्म बन गया। मगर उसके अंदर जो मैथमेटिक्स और जो फार्मूला पीछे था वो ये था कि बुरी खबर, बैड न्यूज और बेशर्मी की बात जो थी वो हजारों मील की रफ्तार से, तेज रोशनी की रफ्तार से चलती थी। और नेकी की बात, काम की बात, सुलह की बात, अमन की बात, उसको वहां कोई नहीं सुनता था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का भी एक एलिमेंट है। उसके बाद इलान मस्क के बारे में, अब इसको पाकिस्तान में लोग इस बेचारे का नाम जो है ना एलन कहते हैं, नहीं ये ईलान है, जैसे अरबी का लफ्ज ऐलान है।
तो ये बिल्कुल अरबी के लफ्ज ऐलान के ऊपर इसका ये उस तरह की प्रोनाउंसिएशन है। तो ईलान मस्क आपने जो है, और नई नई बैच छेड़ दी है मेरे ख्याल है, ऐलान से तो लोग उसको मुसलमान बना देंगे कि यार ये तो मुसलमान है। हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उसका जो नाम जो है ये मुसलमान या अरबी वाला क्यों है, क्योंकि अबरानी है। तो अरबी अबरानी अरबी हेब्रू लैंग्वेज अरबिक। जो हमारी पुरानी है और वो उससे फिर हाँ, वो जो अरबी माखूज है अबरानी से, उसके अंदर करीब मफहूम में ईलान का मतलब ही वही एग्जैक्ट मतलब है। जैसे मैं आपको एक बताएं, देखें, एक बड़ी अजीब बात है देखने वालों के लिए, कि मैंने एक अरब से पूछा कि जी ये बिन लादन का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा बिन का मतलब तो बेटा है, तो लादन का मतलब है जो लादता है। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हो। उसने कहा यमन की अरबी में लादा जो होता है, जो कुली होता है, उसको लादा वाला कहते हैं, लादन यानी लादने वाला। मैं हैरान रह गया अच्छा अच्छा कि अच्छा। अंग्रेजी के अंदर जावेद बाजवा, जावेद साहब भाई, अंग्रेजी के अंदर एक लफ्ज है लेडन, LADEN, लेडन विद द वेट, उसके बिल्कुल ऊपर ऐसे ही, वजन लादा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेडन विद द वेट। तो अब आप समझें कि बिन लादन जो है कि अंग्रेजी का लफ्ज तो नहीं है, मुस्तामल है, क्योंकि पीछे में इसके अंदर संस्कृत, अबरानी, ईलान मस्क, और देखें उसका जो लफ्ज मस्क है ये मुश्क है। अच्छा, मस्क। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है, मस्क जो है वो तो हमारे पास यहाँ पे वो भी है, क्लोन भी है। वही लफ्ज है मस्क जो उसमें से निकलता है, काफूरी नाफा जो होता है हिरनी में से, उसको इंग्लिश में उसको मस्क कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ फारसी में, अरबी में मुश्क कहते हैं या मश्क कहते हैं उसको। अब ईलान के बारे में दो तीन चीजें और भी जाननी चाहिए, कि ये उस तरह से आम अमीर आदमी नहीं है। ये पेपैल का बानी है। पेपैल जो कंपनी थी ना पैसों वाली, ये उसके अव्वल तरीन बानियों में से एक आदमी था। और इसके पास, इसके जो नस्ल है उसके अंदर सफेद फार्म हिंदुओं की नस्ल है। सफेद फार्म हिंदू कौन है? वो हैं हिटलर के नाजी जर्मन के लोग, वो सफेद फार्म हिंदू हैं। ये लोगों के जहनों में PhD कर बैठते हैं हिस्ट्री पे, उनको नहीं समझ में आती कि नाजी जर्मनी जो था उसने इस्लाम से कुछ नहीं लिया। हालांकि तुर्कों के साथ उनकी रिश्तेदारियां थी, मगर उन्होंने हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से पूरी उनके वेदास में से उलूम निकाल के अपनी शख्सियत आर्या बना ली थी। याद है, आर्यंस कहते हैं अपने आप को। इंग्लैंड में आज भी वो पंडित बन के फिरते हैं, गंजे टेंट की होती है, वो कहते हैं द न्यू नेओकॉन आर्यंस जिसे कहते हैं। अब ये लड़का इलान मस्क के दादे और चाचे वो नात्सियों का वो तबका है कि जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में साइंटिफिक पेटेंट और उलूम, जिस तरह आइंस्टाइन के पास थे, इनके पास भी है। इसने उनके जाब्तों और उनके फंडिंग के जरिए इसने बहुत सारे आइडियाज को करके दिखाया। हालांकि ये बैंकरप्ट हो गया था एक वक्त में, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको लोन दे के उठाया, और आज देखें जॉर्ज सोरोस के साथ इसने मिलकर ट्विटर को जब खरीदा है $44 बिलियन में, जबकि ये पूरी दुनिया की भूख को 70 दफा खत्म कर सकता था, मगर इसने आजादी गुफ्तार के प्लेटफॉर्म को खरीदा, और उसको सिर्फ इसलिए खरीदा कि ट्रंप को वापस लाया जा सके। और ट्रंप साहब जो है उनको वापस पॉलिटिक्स में लाने के लिए जॉर्ज सोरोस भी और दूसरे लोग भी, इन्होंने चंदा जमा किया है। और आज 12 घंटे पहले अमेरिका की एक अदालत ने $13 बिलियन का एक मुकदमा इलान मस्क के हक में फैसला सुना। जी, यानी मैं आप भी देख अंदाजा रहा था लगाएं। खबर, आप सही कह रहे हो, वो खबर मैं देख रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उन्होंने देखें कि कितने, यानी बिजनेस के 44 बिलियन चंदा इधर दिया, 13 बिलियन का अपना हिस्सा इधर से रिकवर कर लिया, बाकी जो है एक। देखें अमेरिका ने क्या किया, कि अमेरिका ने यहाँ पे जब कोविड आया, जिसके 2 बच्चे थे उसको उन्होंने कहा ये पकड़ो $1000 बच्चों का, तुम 2 मियाँ बीवी है तो 5000 तुम्हारा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग खुश हो गए, लोगों ने कहा जी पैसे दे रही है हुकूमत, कोई मसला नहीं है। एक दिन के लिए पेट्रोल की कीमत उन्होंने $4 गैलन करके जितना दिया था उसका 5 गुना ले भी लिया। $44 बिलियन इलान मस्क ने लगाए,
और 13 बिलियन एक झटके में उसके पास आ गया है, और बाकी 2 एडवर्टाइजमेंट वो डालेगा। और आज फेसबुक ने भी कहा है कि 31 मिलियन बंदा नया फेसबुक पे आया है। भाई दुनिया में 31 मिलियन बंदे कहां से आ गए जिन्होंने पहले फेसबुक ना देखी हो? हाँ, स्ट्रेंज। तो ये तो कुछ, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ईरान ने आते साथ पहला ऐलान जो किया था, उसने ये कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तानी इदारों के तहत एक ऑपरेशनल टीमें काम करती हैं, किराए के मुलाजिम होते हैं जो 4-4 हजार अकाउंट मैनेज करते हैं ट्विटर पे। तो इसने कहा, ईरान ने कहा कि सबसे पहला मैं हमला जो है वो मैं करूंगा तो ये नकली अकाउंटों वाली मखलूकात पर करूंगा। तो वो जो नकली अकाउंटों वाली मखलूकात थी ना, वो नकली अकाउंट लेके सारे के सारे फेसबुक पे चले गए। एक बात, यानी फेक आईडीज के ऊपर उसने कहा जो बॉट्स आईडीज हैं, बॉट्स आईडीज हमारे यहाँ इसके ऊपर शुक्र भी है ये आप लफ्ज बॉट। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, पहले हम जरा इसके ऊपर कर लें, पहले जो आप बता रहे हैं। जी, तो इन्होंने इलान मस्क ने जो ये ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म खरीद लिया, और आप यकीन करें कि ट्विटर का वैसे भी जो ट्विटर के जो ओरिजिनल जो लोग थे वो ट्विटर से निकल गए थे। वजह उसकी ये थी कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे मुहतरम है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से किसी ये पीटीआई के बंदे ने उनको शर्मिंदा करने के लिए कोई ऐसा सवाल कर लिया, जैसे जब बुश साहब जब हुकूमत में आए थे तो जुमा जुमा 4 दिन परवेज मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप शुरू हुई थी, तो अमेरिका में एक अखबार नवीस ने जिस तरह वो हमारे हैं मतीउल्लाह जान साहब, उस तरह से एक सवाल कर लिया कि प्रेसिडेंट बुश साहब आप ये बताइए कि पाकिस्तान के नए डिक्टेटर का क्या नाम है। अब उसको क्या पता, वो तो बेचारा 4 दिन पहले हुकूमत में आया और वैसे भी वो नहीं पढ़ सकते, नाम याद आते आते टाइम लग जाता है, तो वो कहता था उसको नहीं पता। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल से किसी ने कहा कि वेब 3.0 क्या चीज है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि मेरा फोकस नैरो है, मैं यहाँ सिर्फ एक इक्तसादी पैकेज के लिए आया हूं, ये जो आगे की बात है इसके लिए अभी हम लोग बाद में इस पे बात करेंगे। मगर लतीफा बन गया। तो अब जो जितनी एप्लीकेशंस हैं, टेलीफोन की हैं, सेल फोन की हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये जाएंगी 3.0। अब 3.0 है क्या? अब ये सुनने वाली बात है। बात यह है कि पहले जो इंटरनेट अभी चल रहा है उसमें इस तरह है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख बंदा आकर के आपके वीडियो को देख के ओके करता है, तो दिन भर उसने अपने सेल फोन पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे अगर उसने खाना चेक किया, कपड़े चेक किए, सैर सपाटा चेक किया, उम्रा और हज के टिकट चेक किए, सफर चेक किए, ये सारी इंफॉर्मेशन जमा करके इंटरनेट उन कंपनियों को दे देता है जो इस बिजनेस में है। और फिर वो दिन भर इंटरनेट पे काम कर रहा हो तो उसको ईमेल में, टेक्स्ट मैसेज में उसको फटाफट मैसेज आ जाते हैं कि आपको जी यहाँ का टिकट सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे चरगा इतने पैसे का मिल रहा है। उसको वो मार्केटिंग करके बिजनेस लेते हैं उससे। और कंपनी पीछे कौन होती है? कंपनी होती है फूड पांडा, जिसने डिलीवरी करनी है। उनको पता होता है कि ये आदमी दिन के इतने बजे किस मूड में है। और अमेरिका में और बाकी मुल्कों में तो आपको पता पीने पिलाने का भी रिवाज साथ में है। तो इसलिए वेब 3.0 में क्या आ रहा है, और एक पहलू है कि वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन अगर कोई यूज करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, उसको नहीं मिलेंगे जो यूज कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे जन्नत मिर्जा करके एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस तो नहीं है, मॉडल है, उन्होंने उनके पता नहीं 40 मिलियन फॉलोवर्स है। अब 40 मिलियन लोगों का डाटा का एक पेनी, एक पैसा भी अगर बिजनेस हो रहा है ना, उसका एक पैसा भी उनको चला जाए तो दिन में मेरे ख्याल है $10,000 वो बनाती है दिन में, पाकिस्तान में बैठे हुए। क्यों? ओसन बिकता है ना। तो अब 3.0 पे क्या होगा कि वो जो 10,000 वो बना रही है ना, ठीक है, वो नहीं बनाएगी, वो आप बनाएंगे जिन्होंने उसको देखा। ये बहुत एक अजीबोगरीब मामला है ये, आप समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा, यानी कि रेसिप्रोकेट हो गया कि अब देखने वाला जो है वो बनाएगा इंस्टेड ऑफ जिसको देखा जा रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि देखें
अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो उस चीज को मैं भी मार्केट करूंगा, जो दूसरे खरीद रहे हैं उनका कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही है, जैसे इसकी आसान एग्जांपल ऐसे है, जैसे पाकिस्तान में एक गांव में जाने के दो रास्ते हों, मगर एक रास्ते में दुकानें आती हैं और एक दुकानें ना आती हों, तो ड्राइवरों को फ्री खाना होटल वाले देते हैं, तो ड्राइवर सवारियों को कहां से लेके जाएंगे जी? वो उधर से लेके जाएंगे जहां उनको रास्ते में ड्राइवर को फ्री खाना मिलता है, ताकि बाकी लोग भी उतर के। तो इधर भी क्या हो गया कि अब वेब 3.0 में जो आपकी इंफॉर्मेशन जमा हो रही है, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, गुफ्तगू की, गपशप की, लड़ाई झगड़े की, नफसियाती मसाइल की, मोहब्बत और प्रेम की, ये कौन सी फिल्में आपको पसंद है, वो इंफॉर्मेशन उन कंपनियों को चली जाती है। वो फिर आपको उस हिसाब से मेंबरशिप में बांध लेते हैं। अब 3.0 पे क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे एक मिसाल के तौर पे एक वेब ब्राउजर है और लोगों को एजुकेट भी कर देते हैं, उसका नाम है ब्रेव। ब्रेव यानी दलेर, दलेर शेर बना होता है उसमें। उसको अगर आप यूज करें तो ब्रेव जो है वो गूगल की तरह आपकी इंफॉर्मेशन खामखा दुनिया को नहीं बांटता। वो देखता है कि आप क्या पसंद करते हैं, फिर उन कंपनियों को आपसे कनेक्ट कर देता है, तो वो कंपनियां आपको भी थोड़े थोड़े पैसे सिर्फ उनके इश्तारात देखने के देती रहती। ये भी एक जॉब का एक तरीका है, कार है। तो ये हो गया इलान। तो अब वेब 3.0 की वजह से अब जब कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा कि जी ट्विटर जो है वो मेरे इंफॉर्मेशन से $1 बिलियन पर मिनट बना रहा है, तो अब जब ये प्लेटफॉर्म आया तो उन्होंने नहीं जाना, तो इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने एग्जिट लेके वहां जाकर उस तरह की कंपनियां खोलनी शुरू कर दी हैं कि ट्विटर से लोग वहां चले जाएं। इसीलिए फेसबुक वाले ने भी अपनी कंपनी का नाम ही बदल दिया, मेटा कर दिया, मेटा। और उसका भी आज स्टॉक ऊपर गया क्योंकि इलान ने वो बॉट्स काटना शुरू कर दिए। तो अब जो आम सारिफ है वो तो चला गया था टिकटॉक की तरफ, टिकटॉक वालों ने, मगर टिकटॉक में प्रोडक्ट्स से ज्यादा वहां पर अय्याशी और फहाशी का रिवाज ज्यादा है। जिसने फहाशी करनी है वो टिकटॉक पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसको प्राइवेट में फिर लोग जो है वो राब्ता कर लेते हैं। जो जिस तरह ये अभी कराची में केस हो रहे हैं बच्चियों के भागने के, ये टिकटॉक का एक साइड बिजनेस है, जिसकी वजह से ये बच्चियां इस तरह बाद में खबर लगती है कि ये भाग गई है। भागी भागी कोई नहीं, वो सब मुलविस है, मगर वो कह नहीं सकते कि ये बिजनेस है। ठीक है ना? है, वरना तो इसको फौरन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा और हाँ पूरी तरह जो है इसको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं बॉट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि बॉट जो है, बड़ा नाम सुना जी के बॉट्स जो होते हैं वो इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर होते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या सिर्फ ट्विटर के ऊपर ये होते हैं या दीगर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या यूट्यूब है, इनके ऊपर भी बॉट्स का कोई काम है या वो जो है वो यूज होते हैं? कोई भी वेबसाइट जिसके ऊपर आप चैट करते हैं, तो आगे से जो 4, 5, 25, 30 सवालात वो जो चैट में पूछे जाते हैं आपसे सारिफ से, वो बॉट की कंपनियां फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, जो दूसरी जो क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम पर भी हैं। और उसके अलावा जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे rumble.com। अभी जो यूट्यूब है, यूट्यूब की बदमाशियों की वजह से लोगों ने rumble.com खोल लिया। ठीक है, तो उसमें आप जो मर्जी करें, उसमें ट्रंप भी बैठा हुआ है वहां पर, वो आजादी है यानी। तो लिहाजा ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब पे बॉट्स हैं। उसकी वजह ये है भाईजान के ट्रैफिक इतनी है, मटेरियल इतना है, डिमांड इतनी है कि आपको जब तक आप एक सॉफ्टवेयर का रोबोट नहीं लेते ना, आप वो बीमार हो जाएंगे तकरीबन 2 महीने के अंदर। और वरना आपको 10 बंदे रखने पड़ेंगे 24 घंटे। ये देखें इमरान खान साहब क्यों इतना झूठ बोलते हैं और क्यों इतना अपनी खुद नुमाई करते हैं कि इनको आज से 30 साल पहले जंग अखबार वालों ने ये बात समझाई थी कि पेप्सी कोला कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, मगर हर 4 मिनट बाद उसका इश्तिहार न चले तो उनकी सेल गिरने लग जाती है। आपने हर वक्त जहन में रहना है। आपने दिन में 4 प्रोग्राम करने हैं और 36 आपके वीडियोस चलने हैं, तो लोगों के जहन में आप होंगे तो आप उनके लिए चॉइस बन जाएंगे। ये वजह है
कि ये बॉट्स लगाने पड़ते हैं, वरना कई अमेरिकन बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ये यूट्यूब पर कामयाबी हासिल कर ली, ठीक है, मगर उसके बाद बर्नआउट के शिकार हो गए, ड्रग्स में चले गए, माँ बाप के खिलाफ हो गए, मियाँ बीवी आपस में उनकी उनकी तलाकें हो गई, बच्चों को उन्होंने अब्यूज किया, हत्ता के कत्ल तक पहुंच गए। उसकी वजह यह थी कि वो हर वक्त एक ही काम नहीं कर सकते। जैसे आप खुद मीडिया से आपका ताल्लुक, आपको पता है खबरें कहां कभी रुकती हैं। ये तो 24 घंटे का एक पहिया है, इसके साथ जो बंदा लग गया तो वो तो फिर बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वो अपना फिर अपने घर का रहता है ना अपने काम का रहता है। वो जिसका काम ही ये बन जाए वही उसमें चल सकता है। तो इलान ने ये बॉट्स अच्छा, फेसबुक ने बॉट्स के खिलाफ पहले तहरीक शुरू की थी, जिसमें 600 सफ़े पाकिस्तान के खुफिया इदारों के उन्होंने ब्लॉक किए थे। पता है 600 फेक अकाउंट जो थे, या पेजेस की बात कर रहे हैं? पेज जो होता है उसके लिए जो आईडी होती है वो अकाउंट होता है, और उस आईडी के ऊपर दूसरे अकाउंट बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे आज से 19 साल पहले urdu.com का एक वेब पेज होता था, हलचल.com। वो अली चौधरी हमारे दोस्त हैं, मोहतरम, बड़े मेहरबान हैं हमारे, उनको भी याद होगा कि वहां पर हम बड़े हैरान होते थे कि एक बंदा अजीबो गरीब बातें करता था, मगर तमाम खवातीन जो थी वो सब उसकी फैन होती थी। अब यंग लोगों के लिए ये बड़ी बात होती है। भाई जी, थोड़े अरसे बाद पता लगा कि वो इतना जवान का बच्चा था, उसने 4 अकाउंट औरतों के बनाए हुए थे और एक अपना उसका असल था। तो वो अपनी अपनी ही आइडियो से अपनी तारीफें कर करके ना लोगों में लड़ाइयां करवाता रहता था। तो आम आदमी को तो ये समझ ही नहीं आती ना कि इस तरह का फ्रॉड भी होता है। मगर जिस कौम का काम ही फ्रॉड हो तो वो उसका क्या आप मुकाबला करें। अमेरिका में मेरे पास 10 किताबें यहाँ रखी हुई हैं इलेक्शन फ्रॉड की। मेरे पास मैंने अमेरिका के अंदर 10 किताबें जमा की हैं कि भाई ये अमेरिका में इलेक्शन फ्रॉड होता कैसे है, मैं समझू तो सही इसको। हाँ, और बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है। ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि ट्रम्प के ऊपर इलेक्शन चोरी किया गया थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू ये, तो इसमें भी बॉट्स का काम था। और ये भी बताइएगा, ये जो ट्रेंड होता है, जिसमें ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड अभी काफी आपको पता है कि वो चल रहा है, और वो जब से ये इमरान खान साहब को हुकूमत से निकले हैं तब से वो ट्रेंड चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो वो अभी तक जो है वो चल रहा है और वो मुसलसल चले जा रहा है। तो इसके अंदर कोई बॉट्स का किरदार होता है कि या कोई और तरीकाकार सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है? क्या तरीकाकार होता है? ये बॉट होता ही सॉफ्टवेयर है, और वो खरीदना पड़ता है और उसके बाद उसको प्रोग्राम करना पड़ता है कि आपने हर 19 सेकंड के बाद 25-30 हजार ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो इकट्ठे एक आवाज लगाएंगे, जिससे लगेगा कि जी बड़ा हंगामा चल रहा है। ये सब फेक है, ये अननेचुरल है। और इसी अननेचुरल वजह से मैं आपको बताऊं कि देखिए ना, जैसे ही इमरान खान का 1,24,000 बंदों का मजमा ट्विटर पे लगा, और उसके बाद 1,60,000 लोगों का उसके ऊपर वो आया, दूसरे दिन इन्होंने जनाब ट्विटर को बेचा। क्यों सर? अगर इस झूठ की बुनियाद पर थर्ड वर्ल्ड के जज्बाती, जंगली, नाकाम, लूजर मजहबी ज़हन के लोग, जिनको मजहब का पता कुछ नहीं है, वो दूसरे इंसानों की जान लेने लग जाएं, तो आप फिर ट्विटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नहीं, कभी लेगा। ये असल में स्टेप इन हुआ है ये। अच्छा, यानी कि बेचने वाली जो बात है, तो ये आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये इससे चीजें मैनिपुलेट भी कर सकेंगे मुस्तकबिल के अंदर। 10 आदमियों के मेरे पास नाम है, और आपके देखने वाले अगर इंटरनेट पे सिर्फ ये लिखें EI सॉल्यूशंस, तो आपको पता लगेगा कि अमेरिकन FBI ने 10 पाकिस्तानी नौजवानों के शनाख्ती कार्ड, नाम, कंपनियों की रजिस्ट्रेशन, घर, एड्रेस पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिए, इमरान खान साहब को, कि ये 10 आदमी हमें वांटेड हैं। इन 10 आदमियों ने अमेरिका में कितने लाख नकली आईडियां, फेसबुक अकाउंट और ये चला रहे थे, जिसके जरिए मैनिपुलेशन हुई है बहुत सी जगहों पर इलेक्शन रिजल्ट में, जिसमें ट्रंप के हक में रिजल्ट पड़ा है, जबकि ये हिलरी क्लिंटन का था। वो 10 के 10 आदमी पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने अली जैदी साहब की जेरे निगरानी
उन 10 को ईरान में पॉलिटिकल पनाह दिलवाई हुई है, वो आज तक वहीं बैठे हुए। आप टाइप करें EI सॉल्यूशंस तो आपको वो डॉन अखबार की पूरी आ जाएगी, मगर डॉन ने इंग्लिश में लिखा है ना, तो ये जो हमारा उर्दू मीडियम तबका है इसको नहीं पता लगा। मगर पाकिस्तानी इस मामले में इस कदर बदनाम है कि उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट को कंप्यूटर नहीं स्कैन करता, कुत्ता सूंघता है और वो हाथ से उसको देखते हैं कि भाई इसमें टांके हाथ के तो नहीं लगे हुए, क्योंकि जालसाजी के मामले में हमारी लोगों की गुर्बत ने इनको इतना एडवांस कर दिया है सोचने में कि ये उसको अपने लिए कब तस्वर करते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उनको चस आती है कि हमने जी डॉज दे दिया इसको। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर चले थोड़ा सा आगे चलकर, आज आपने देखा कि सऊदी अरब के अंदर शहबाज शरीफ साहब गए, वहां पे कुछ पैकेज के हवाले से भी खबर लगी हुई थी, $7 अरब के पैकेज के ऊपर बातचीत होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कुछ बेहतरी आएगी? और दूसरा, जो वहां पे आज जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर आपकी क्या राय है? इकोनॉमी के अंदर बेहतरी के लिए अगर ये किसी भी दुनिया के इदारे और मुल्क के पास न भी जाएं, सिर्फ इमरान खान साहब के मोहतरम बेटों के नाम से बने हुए 2 अकाउंटों को FIA की निगरानी में खुलवा लें, ये पाकिस्तान 30 साल तक आगे किसी से लोन नहीं लेगा। इतना पैसा इस वक्त हुकूमती इदारों ने खान साहब को निकालने दिया है पाकिस्तान से जानबूझकर, ठीक है, कि जिसके बाद ये IMF भी और ये सऊदी कंसोर्शियम भी, पेट्रोलियम वाले भी, इनको हमें जरूरत ही नहीं पड़े। इतना $28 बिलियन की रकम FIA की तहकीकात में इमरान खान साहब के बेटों के नाम पर उन्होंने इशारा भी दिए हुए हैं। अफसर चीख कह रहे हैं कि खान साहब का सेल फोन और शहजाद अकबर के सेल फोन में को रोक लें, इनकी फोरेंसिक करवा लें। इसके अंदर उन 2 मोहतरम बच्चों के, मैं मोहतरम कहता हूं क्योंकि उन बच्चे से खैर सियासी हैं, उनके नाम पर अकाउंट बने हुए। आप अपने घर में अपनी जोजा के नाम पर, बाजी के नाम पर, बहन के हमारे अकाउंट में उनको ना पता हो तो उनका थोड़ी होता है वो। तो इस तरह इन्होंने भी, जैसे ये जो फरा गोगी न्याजी हैं, ये इनके अकाउंट किस लिए रखे थे? मलिक रियाज साहब ने उनको जमीनें क्यों दी? क्योंकि वो थर्ड पार्टी को देनी थी और वो बात खुल गई तो उन्होंने वापस ले ली। तो यहां पर भी सऊदी अरब से जो पैकेट आएगा ये लॉन्ग रन में हमारे लिए ठीक नहीं है। मिसाल देखें जी, ईरान आपके साथ 3.5 मिनट की फ्लाइट है, कराची से अवाम में उठते हैं तो ईरान का एयर स्पेस शुरू हो जाती है। वहां पर पेट्रोल, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई सिद्ध के दिल से इंटरनेट पे जाए और टाइप करे ऑयल प्राइस पर लीटर ईरान, आपके सामने आ जाएगी 13 रुपए पाकिस्तानी पर लीटर। कितने रुपए? 13 रुपए। लेकिन वो सैंक्शंस के जो बात चलती है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं है? हाँ, मैं वही हैरान हूं कि इंडिया जो है रशिया से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। हाँ, चाइना पर क्यों नहीं है? अफ्रीका पर क्यों नहीं है? अच्छा, आप सुने, अगर ईरान से चलो आपको सैंक्शन है, ये ईरानियों का तेल यमन से ले आओ। जी जी, वो इलीगल से। तो सर जी लीगल है सारा कुछ। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि वो अबू धाबी और उसकी बात हो रही थी कि वाया वहां से भी आ जाता है पाकिस्तान। एक बात, अच्छा छोड़ें जी ईरान, चलो आपकी बात फर्ज ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट के सेक पे कि जी 13 रुपए फिर सैंक्शन। सर अल्लाह जानता है वेनेजुएला में जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है, मैं आपको गारंटी नहीं देता, चेक करना पड़ेगा, 2 रुपए पाकिस्तानी, 2 रुपए पर लीटर है। आप उसमें टर्की को मिला लें, उन्हें कहें यार वेनेजुएला से पेट्रोल लेना है, ऐसा कर आधा कंटेनर तू ले ले, आधा हम लेते हैं, इसमें जो आने जाने का खर्चा है वो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और तुर्की के साथ तो आपके मामला भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, मैं कहता हूं श्रीलंका से बात कर लो, क्योंकि वो डूबा हुआ मुल्क है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अकल भी तो एक चीज है ना। नहीं, मसला ये नहीं है भांडे साहब, मसला ये है कि सऊदी अरब से जब डील बनेगी ना तो उसमें कमीशन भी होगा। अच्छा, यानी कि आप भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी माहिर है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, चाचू नहीं, चाचू
चाचू के पीछे जो सुतेले है ना ये उनका काम है। अच्छा 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 अच्छा, जो चाचू को लेके आए लाने वाले जो है। चाचू तो राजी। देखें जी, चाचू को खराब किसने किया? बड़े ताए ने खराब किया ना। जी ताया मान जाता, वो काम जो इमरान ने करके दिया है, तो वो ताया मान जाता तो ये चाचू की हुकूमत उस वक्त ही बन जानी थी। मगर बड़े ने, ताए ने कहा कि नहीं, हमने इस्लाम, अल्लाह, रसूल, पाकिस्तानियत को भी रखना है। वो जो सुतेले हैं मालिक मकान, उन्होंने कहा तू ही तकरीबकार है, तू ही जला जेल में डालूंगे तुझे, तेरी बीवी भी मारेंगे, तेरी बेटी की वीडियोस भी बनाएंगे, तेरा इलाज करते। चाचू ने कहा नहीं, मैं डील करके देता हूँ। तो सर कमीशन जिन्होंने खाने हैं ना, ये उनकी मजबूरियां हैं, इनकी कोई मजबूरी नहीं। जिन्होंने ये तो रिटायरमेंट पैकेज भी लेने। उन्होंने रिटायरमेंट पैकेज और रिवाज, मैंने आपको पता बहुत पहले बताया था कि जो ऊपर जाता है उसकी टोटल फंडिंग होती है 2 मिलियन की, जो बार एग्जिट लेता है वो 5 मिलियन लेके जाता है। तभी तो वो वापस आके, कभी उसने आवाम के हकूक के लिए जंग नहीं लड़ी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी देखा किसी को? तो बात यह है कि हमारा जो सर वो कंसल्टेंसियां करने से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। हाँ, और वो बोलने नहीं देते किसी को। वो यहाँ नहीं कपड़े पहनते अच्छे, वो कहीं और जाके अच्छे पहन के फिरते। यहाँ वो मूंछों को बस ऐसी ढिले जो रहते ने, जो लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसे ही किया हुआ इन्होंने। और मैं थोड़ा वो शुगल के अंदाज में बात कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, सीरियस थे बहुत हम लोग। तो अब आप जो काम मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था, वही काम खान साहब ने कर भी दिया। और इसके अगर आप सबूत चाहते हैं तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूं, ताकि सबूत जमा हो जाए, ताकि लोग खुद समझ जाएंगे। मियाँ साहब पर प्रेशर ये था हुजूर वाला कि डू मोर के तहत पाकिस्तानी इदारों को, अमेरिका को महफूज करने के लिए लोग पकड़ के दिखाने होते हैं कि ये आपके खिलाफ है। ठीक है, ठीक है। उसमें पहले आ गए जी पश्तो बोलने वाले लोग, फिर आ गए अरबी बोलने वाले लोग, फिर आ गए जी फिलिपीनी बोलने वाले लोग, फिर चेचनिया बोलने वाले आ गए, फिर उज़्बेकी आ गए, ताजिक आ गए, अभी पिछले दिनों में चाइनीज भी आ गए जी। उइगुर जो है जी, ये खतरा है जी दुनिया को, है ना। अच्छा, होता क्या है कि ये मौलवी जमा किए जाते हैं। मौलवी का मतलब यह उजरत पे काम करने वाला मजहबी मजदूर। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा। उलमा सर आंखों पे वारिसीन अंबिया हैं हमारे, और इमाम हुसैन के वारिस हैं उलमा। मैं मौलवी की बात कर रहा हूँ, जो मजहबी मजदूर होता है। उसको कहते हैं कि तूने नारा लगा के कश्मीर आजाद कराना है, हर 10 में से एक नौजवान को हमने लेना है, उसको ट्रेनिंग करानी है, उसको दहशत बनानी है, फिर एक दिन उसे कहना है चल आज तेरी बारी है, कश्मीर में तुझे उतारेंगे। उठा के ले जाके उतारते हैं तो वजीरिस्तान होता है। ऊपर से ये इशारा कर देते हैं उनको, गोरों को, कि लाओ जी ड्रोन मारो इनको। वियतनाम की जंग के बाद जब तहकीक हुई कि अमेरिका जंग क्यों हारा है, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास असला भी था, पेट्रोल भी था, जंग भी थी, अकल भी था, सब कुछ था, मगर जिगरा नहीं था। उन्होंने कहा जी जिगरा किस बात का? उन्होंने कहा इंसान को कत्ल करने का। तो उसको, उनको ट्रेन करने के लिए कौन आगे आया? अरबी आए। उन्होंने कहा सर हम आपको लाखों की तादाद में नौजवान देंगे, जिनको आपके फौजी दूर से मारेंगे, उनका जिगरा बनेगा, अमेरिका जंग कभी नहीं आ रही। समझ आ रही है बात की? उन नौजवानों को और था। उसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद उनकी जो है वो। अच्छा, और वो जो नौजवान जिनको ये मारते हैं वो कौन है? वो मदारिस के बच्चे हैं, वो तबलीगी जमात में वक्त लगाए हुए लोग हैं, जिनको ये लगता है कि जी कश्मीर में बच्चे मर गए हैं, बच्चियां मर गई, फलस्तीन में मर गई, हम बगैरत हैं इसलिए मर रही हैं, हम चलो कुछ करते हैं। ये पकड़ के उनको। जब मियाँ साहब ने इस चीज से इनकार किया, खान साहब ने कहा सर मैं हाजिर हूं, मैं आपको कई लाख बच्चे अमेरिका के खिलाफ करके दूंगा। कर दिए ना उसने? किए कि नहीं किए? बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, आधी रात को उसने उठ के कहने शुरू कर दिया कि जी अमर बिल मारूफ, रियासत मदीना, और भी ये और तो वो, और अमेरिका साजिश मेरे खिलाफ कर रहा है। और कल कराची में सर, अल्लाह जानता है जिस औरत ने धमाका किया है, किसी ने ये नहीं पूछा बांडे साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी ने नहीं पूछा कि इस औरत के साथ हुआ क्या। सब ने क्या कहा? तालीम याफ्ता थी, एमए थी, एमफिल थी, हाफिज कुरान थी, डॉक्टर की बीवी थी, सरकारी अफसर की बेटी थी, साइंटिस्ट उस्ताद की बहन थी। क्या मतलब
खान साहब ने पाकिस्तान के पढ़े लिखे क्लीन शेव आला तरीन बच्चों को भी खुदकश बम्बार बनने का ऐलान करवा दिया। लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि वो खातून के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, वो तो उनके कैप्टन की एक वीडियो भी सामने आई है, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो वो साहब है। तो आप नहीं समझते कि उनके जो मसाइल हैं, वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान को उसका हक दिया जाए, तो किस किस्म वो का दरकार है? मैं आपको बताऊं कि वो जो बंदा बैठा हुआ है वो खुद हमारे किसी पैरामिलिट्री यूनिट का आदमी है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का बंदा है वो भाई ये आप बलोचों को जाकर आप स्टडी करें सर, ये हलीम उत्तबा लोग हैं, ये आपस में लड़ते हैं, आप समझ रहे हैं? ये आपस में लड़ने वाले लोग हैं, ये इस तरह बाहर जंगे उस तरह से उनका करने मिजाज वाले नहीं लोग है। नहीं। और इतना बड़ा मुल्क है उनका, उस मुल्क में कोई कैद नहीं है, जो वो मर्जी करना चाहे करते हैं सर। ये उनके वसाइल पर कब्जे के लिए बनाई खुद है इन्होंने ये सारी चीजें। बिल्कुल ऐसी है। ये आप सोच नहीं सकते कि खान साहब का जो मिशन था कि पाकिस्तान की डू मोर के अंदर पढ़े लिखे नौजवान को तखरीबकार बनाकर अमेरिका को देना है, उनके चेहरे, उनकी आईडी, उनका सोशल। यार इस बंदे ने खींच खींच के लोगों को, औरतों और बच्चियों को सोशल मीडिया पे लाया है ये। हालांकि एक आम आदमी तो अपनी औलाद को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहता है, ये त्रु त्रु के उनको लाया। और इन्होंने औरतें हायर की हैं जो कि आंसू टसवे बहाती हैं। और आपको पता है, मैंने एक क्लिप अपलोड किया कि रमजान शरीफ में इफ्तार के बाद कनाडा, नॉर्वे, इंग्लैंड से गए हुए एक मखसूस मजहबी जमात की खवातीन ने आहो फुगा और फरियाद की रोजा रसूल पे कि हमारा नया मसीहा आ गया है, हमारा नया इमाम वक्त आ गया है, मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने उससे उसकी खिलाफत छीन ली है, तो या रसूल या रब तू उसकी मदद कर। उस पे वहां पर जो हंगामा हुआ, अरबियों ने उनको त्रु त्रु के हरमे रसूल से बाहर निकाला। जब वीडियो लगाई तो लोगों ने कहा कि ओ यार आप लोग तो रोजा रसूल को तो छोड़ दें। सर आज आपके सामने देखें पीटीआई ने रोजा रसूल का क्या असर किया। और ये याद रखना, ये वही लोग हैं जो उस एक मखसूस तबके के अंदर जिसमें नबूवत जार है, जिसमें महदावियत जार है, जिसके अंदर इमामत जार है, यानी जार का मतलब जारी है, ये उसी के जहन के लोग हैं और उसी से मुतासिर लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ चुकी है और फिर तकसीम हक हो जाती है जहां दो कौमी नजरिया होता है। जब आपको ये फर्ज बन जाता है कि आप उस मुल्क को तकसीम कर दें जिसमें दो कौमी नजरिया हो, जो अगठे न चल सकते हो। क्यों? कि भाई एक मेहदी पर ईमान रखता है, खलीफा पे रखता है, अपने नबी पे रखता है, दूसरे को काफिर समझता है, वो कैसे एक होगा? बिल्कुल ऐसी है, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा तो अगर हम आपने आगे चलें। जी जी, आप इसी से रिलेटेड चले, वो बात अब निकल आई है, तो लास्टली अगर हम बात करें शब दुआ के हवाले से, आज इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मुनक्किद किया गया। मौलाना तारिक जमील साहब ने उसकी जो है वो दुआ भी करवाई। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ चीजें सामने चल रही हैं जिसमें एक दबे अल्फाज के अंदर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि खान साहब से कुछ शख्सियात ने रब्ता किया, लेकिन रब्ता ना हो सका, तो उसके बाद साकिब निसार साहब जो है वो पैगाम लेके गए उनका, और वहां जाकर जो है वो उन्होंने पैगाम दिया, जो भी पैगाम दिया। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर क्या देखते हैं, ईद के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? मेरा जहां तक ख्याल है सर कि अल्लाह जानता है कि खान साहब जब घबराते हैं ना, तो एक आप बेहतर इसको गाइड कर सकेंगे मुझे उर्दू लुगत में, वो जो एक जानवर होता है स्कंक, जिसको जब खतरा लगता है वो बदबू छोड़ता है, उसे क्या कहते हैं उर्दू में? स्कंक को। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट उसमें नीडल्स होती हैं, उसमें वो होती हैं बहुत खतरनाक शार्प किस्म की, उसके अंदर वो नीडल्स होती हैं, दूसरा जानवर उसको खा नहीं सकता। हाँ, वो नाम सुना हुआ मैंने, लेकिन उर्दू का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि हाँ, क्या। वो इस्लामाबाद में भी होता है। वो गाड़ी की टक्कर लग जाए तो पूरे इलाके में गैस जैसी बू होती है उसकी। ये खान साहब जब डरे है ना, तो इसने ना स्टिंकी डिफेंस मैकेनिज्म ऑन किया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बदबू छोड़ना, ठीक है? स्टिंकी डिफेंस मैकेनिज्म। ये डर गया, किस बात से डरा? कि सर लंदन में
एक आदमी अरेस्ट हुआ, इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसिंग के अंदर अरेस्ट हुआ, और जब उससे पूछा गया कि तुमने अपनी बीवी बच्चे लॉयर को पैगाम देना है, उसने कहा मैंने एक ही आदमी को पैगाम देना है, ये उसका फोन नंबर, उसको कॉल करो, उसको बोलो कि मैं अरेस्ट हो गया हूं। उन्होंने कहा ये किसका है? तो उसने कहा ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, और उस बंदा जिसने दिया उसका नाम है अबराज वाले का आरिफ नकवी। ये खबर हमारे मोहतरम जरदारी साहब ने 2019 में जुलाई 19 को रात को आमिद मीर के प्रोग्राम में ब्रेक करनी थी, जो 3 मिनट के चलने के बाद प्रोग्राम बंद हो गया। इसीलिए जरदारी साहब ने एक स्टेप भी गलत नहीं उठाया। जितना जोर उन्होंने अपने बेटे से लगवाया, मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे जो तकरीरें, मेहनत और जो मुशक्कत उनसे करवाई, खुद उन्होंने सबको जाके सर पे शफकत का हाथ रखा। उन्होंने फिर खपे पाकिस्तान को दोबारा जिंदा किया, सबको अपने करीब किया, और उनके पास बड़े पक्के सबूत थे कि खान साहब का अंजाम ऐन मुमकिन है कि अमेरिका की एक अदालत में इनको अरेस्ट करने का वारंट पड़ा हो, जो कि अयान अल हर्सी नाम की सोमालियन खातून आके इनको पाकिस्तान में दिखा कर चलेगी, कॉपी उसकी। इल्हान उल उमर, हाँ, हिरसी तो दूसरी थी, इल्हान उमरी, ये उनको दिखाकर आई है, दिखाने के लिए कि भाई जो मर्जी कर लो, एंड तुम्हारा अमेरिका की एक अदालत ने तुम पर अरेस्ट वारंट डाला है। क्यों? 300 साल की सजा अबराज वाले आरिफ नकवी मोहतरम को हुई है। आपका ख्याल है आरिफ नकवी 300 साल ठीक अकेले काटेगा? बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। उसके अंदर जो एनजीओ जिसमें शौकत खानम का नाम है, उसके अंदर एक सियासी जमात जिसके फॉरेन फंडिंग का केस 7 साल पाकिस्तान हुकूमत ने छुपाया है, ताकि उसके फैसिलिटेटर इदारों के लोग मर जाएं, गायब हो जाएं, मिसिंग पर्सन हो जाएं, भाग जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, ताकि पकड़ के न देने पड़े। अभी भी कल अकबर एस बाबर की दरखास्त अदालत ने कहा है कि जी, इन्होंने कहा है कि जी सारे मैच अगठे ही खेले जाए। तो वो जो केस है उसका खौफ खान साहब को है, और खान साहब को अब डर ये है कि ये जो बैठे हैं चाचू, ये मुझे किसी और केस में अंदर नहीं कर रहे ताकि मैं जेल में डॉक्टर कदीर की तरह जिंदगी गुजार लूं, मुझे ये पकड़ के अमेरिका को ही देंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि वो फिर शख्सियात ने उसी वाले से रब्ता किया होगा? इसने ये कहा कि जी मुझे कोई करो, खुदा के लिए मुझे अंदर डालो, मुझसे कोई ऐसी खिलाफ वर्जी करवाओ जिसमें मुझ पे यही हथकड़ी मुझे डाल दो, ताकि उधर ना जाना पड़े। वहां काला जो है वो 7-7 फुट का काला होता है, और यहाँ वेट कर रहे हैं इसका। मेरे ख्याल है वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि किसी भी वजीर आजम को जो है वो इस तरह की मामला किया जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि नहीं, आपने बिल्कुल जमहूरी अकदार के अंदर जो बात की है ये सोने पर सुहागा है, मगर पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है सर? यहाँ पर एक लीडर, एक अजीम बाप की बेटी 10 गारंटियां लेके आती है, और उसको आने के कुछ दिनों के बाद उसको उस स्नाइपर गन से मारते हैं, ये जो दुनिया की रोटेशन को भी कैलकुलेट करती है। और आज तक उसके मुहतरम शोहर ने भी हुकूमत कर ली, मगर उसके कातलों को नहीं आइडेंटिफाई कर सका। वो तो कहते हैं मुझे पता है कातलों का, लेकिन बताऊंगा नहीं। तेज फिर गल मुक गई। इधर तो इंसाफ नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, देखें जुल्म की बात, देखें कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जिसके दरवाजे से घुसो तो राइट साइड पे पत्थर पे नाम लिखा हुआ है कि 1970 में ये बिल्डिंग का ये बुनियाद का पत्थर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया, और उसी के बराबर लेफ्ट साइड में संगे बुनियाद लगा है कि 1980s में इस बिल्डिंग के इस हिस्से की एक्सटेंशन ये बेनजीर भुट्टो की लगी है, और दोनों को उस अदालत से इंसाफ नहीं मिला जिसके संगे बुनियाद इन्होंने लगाए। बेशक देख लें आप, ऐसे ही है। तो फिर आप कहते हैं कि इसको नहीं दिया। ये पता क्या, जब वो सऊदिया वाला जो शेख था जो इधर एबटाबाद में उसको ट्रेनिंग करा रहे थे उसको एकेडमी के बाहर, तो उसको जब उसको इन्होंने क्या किया, 2 घंटे एक लड़के ने रात को ट्विटर पे, फिर बात ट्विटर पे ही खत्म होगी,
रात को एक बच्चा पढ़ रहा था वहां पर और कॉलेज का, तो उसने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उसने ट्वीट कर दिया कि यार रात मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इतना बड़ा हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर आ गया है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको मच्छर की तरह ना इसको मार दूं। और उस पे ट्वीट पे टाइम लिखा हुआ है रात के 12:10। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहती है रात के 2 बजे जनरल कियानी को फोन आया कि जी वो अमेरिकन कुछ कर रहे हैं। भाई 2 घंटे तो काम मुक चुका था और वो लड़का आज तक नहीं मिला सर। ओ अच्छा अच्छा। वो सर मिसिंग पर्सन गया, वो बाहर में उसके उन्होंने 4 टुकड़े करके आजाब ही भेज दिए। उसका भाई पागल होके मर गया। जावेद चौधरी गया इंटरव्यू लेने, जावेद चौधरी के नाक के नीचे उन्होंने तेल लगी हुई गन लगा दी। जावेद चौधरी गया वो इंटरव्यू लेने, उसके भाई का जो जमात इस्लामी का अमीर भी है, और भाई ने कहा एबटाबाद की जुबान में कह दिया तो पागल हो गए, तो मतलब दिमाग, बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चा बिल्कुल गायब सही। हो गया, डॉक्टर बनता बनता बच्चा गायब हो गया। बस आपने बिल्कुल कुछ बातें जो हैं वो आपने बड़ी हैरानकुन और बड़ी शफात के हवाले से की हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान की उसमें बेहतरी हो और अवाम के लिए बेहतरी हो। जब तक अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी है तब तक ही सब कुछ है और तब तक हम लोग भी हैं। और सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर हम अब इस, बहुत मेहरबानी, सबको सलाम, ईद मुबारक सबको पहले से। हाँ जी, ईद मुबारक इंशाल्लाह करें। और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो मुस्तकबिल के अंदर भी अभी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ईद के बाद जो है वो कुछ चीज़ें और मजीद होनी है, तो उसके ऊपर भी अभी इंशाल्लाह। तो हंगामा बढ़ेगा सर, अभी तो हंगामा बढ़ेगा। आज तो हर में रसूल में लड़ाई हुई है, कल तो इन्होंने उम्रे के लिए खाना काबा भी जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। और हमें जो है होपफुली। वो, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।